सभी का स्वागत है। इस जगह को बिग फुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा दिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर सर मीराबाई की मूर्ति की है, केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र आदवारस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है। अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से कैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। यहाँ पर भगवान परशुराम के बारे में कहानी है, प्लीज ध्यान से सुनो। भगवान परशुराम पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ से ऊपर जाना है। मुकदों वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर लीमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रही है। नमस्ते, मैं दाम यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों, हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवावासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहां तेज धूप में पानी वाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। आप सबको पिड्डू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और डाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था।
थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल की वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देवाराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहां किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था। Ahora voy dai kurari manandari, udon voy sokotan portai bandari, korbandu nishala tashi retangari, son bodis bakra batu patle tongkari. सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता उमंग, एक प्रकार का तबला, जिसे मटके के एक भाग को चमड़ी से बनकर बनाया जाता था। उमंग का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाई ओर थोड़ी पेपर मार्जिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्थ निकालता है। उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में आग जलाती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत फेणी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है, जो हर घर में पाई जाती है। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित है। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में तोड़वा कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेनी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे। इनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि यात्रियों को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ है।
माचील है। आप उसमें बैठकर गोवा के उधर ही क्या फोटो दे रहा है, आगे क्यों जा रहा है? चाहे तो तस्वीरें भी खींच सकते हैं, लेकिन कृपया शीघ्रता से, क्योंकि आपको खुशी मिलेगी। हमें आगे नाही बसत बेबी ते घाबरते. बस पटकन फोटो काढायचे. ऐसे सब ये है पौंत बुक दिवाकर या गांव के मुंह का झरना। यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर ही उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे, जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। आपके पीछे है गोवा का चरवाहा, जिसे दंगर कहते हैं। ये सह्याद्री के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता था। उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब इसकी जरूरत पड़ती, खासकर खेतों के बीज बोने के समय या फसल काटने के समय, तब वो नीचे आकर किसानों की मदद करता। बदले में अपने उपभोग के लिए अनाज ले जाता था। दंगर हमेशा एक कंबल लेके चलता, जो वो बकरी या तौली के रूप में इस्तेमाल करता था। यहाँ लोकप्रिय भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति और जगह का एक निगहबान फरिश्ता होता है। तो कॉफी मग गोवा का स्पेशल है, पोस्लिन का बना है। हम लोग अच्छा बॉक्स पैकिंग देते हैं। अभी हमारे जा रहे हैं। फ्रिज में गोवन पोई ठीक आहे असतं. गोवन पोई ब्रेड आहे का? हेच खायचं आता. तिथे गेलं आवाजाचं. संपलं का? पाणी प्यायचं. पाणी प्यायला चालेल. काय वाटतं अजून? हाय गोवन कल्चर. बँगल्स. ट्रायपॉड राहिला रे माझा. आपण अँगल आहे का त्याला? असं असं पकडू शकतो का? ते हालत नाही ना, म्हणून मी असं पकडतोय ते. हाय काय करतो
शूज नको मला. हे लाडू पाहिजे, लाडू. एक्सचेंज कर, लोकर घे. काढणार तू चांगला काढतो. इथून रे हेला असते. ते बघ तिकडं सिंधूला गोवा लागते. अरे स्टोरीवाली गेली आता. फोक डान्सेस. काय फक डान्सेस? अरे फोक डान्सेस काय म्हणलं मग? फोक. डोंट यूज बॅड वर्ड. अरे भाई, वी आर इन बिगफूट म्युझियम. सिंड्रेला नाही, तो श्रेक आहे. अरे बाबर. हा, साईड ऍक्टरला घेतलं मी. नीचे खाली आहे रे. लवकर काढून पुढे जाऊ. स्टोरी ऐकतो रे. Also to provide a place for all others to sit and chat in the evening. You can see that the well is a part of my kitchen so that my servants can easily draw the water whenever required. Every village in Goa had a watering hole known as Saven, with a soda machine that was much in use, where the men folk would gather in the evening after the hard day's work to take a drink or two and also exchange gossip. This was the only place that offered entertainment, and you can see some people playing tabla, a game extremely popular then. You must be feeling a little tired after learning so much about ancient Goa. Well, stop at a tavern, not for an alcoholic drink, but a healthy drink of poker. काढतोय तू थांब की.
भगवान उन्हें सपने में दर्शन देकर पूछते हैं, क्या तुम खुरम से अपनी संपत्ति Puram asked him to sell his house and to give him the proceeds. Congress Mahavar and his wife Arma सन 1994 में निर्माण किया गया। एक लंबे चौड़े चिरे पर केवल छन्नी, हथौड़े जैसे मामूली औजारों की मदद से कलाकार ने इसकी निर्मिती सिर्फ 30 दिनों में की। शिल्प गंधार कला की भी याद दिलाता है। मीरा के माथे की बिंदी, बाहों में बाजूबंद, बालों में गजरा, हाथों में कंगन, ये बातें उसका भारतीयत्व अधोरेखित करती हैं। अभिषेक मग काय